Today I have a well-known critic Judith Butler. अगर याद होगा मैंने जब क्वेयर थियरी पढ़ाया था तो मिशेल फूको के साथ इनका भी जिक्र आया था जुडिथ बटलर का. तो टुडे आई विल डिस्कस विद यू Judith Pamela Butler. You see here, this is the portrait of Judith Pamela Butler, and you must know that she was born on 24 February 1956. एक तो पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है. Now she is alive, not dead. So Judith Pamela Butler was born on February 24, 1956 और कहाँ से बिलोंग करती है? अमेरिकन फिलोसफर एंड जेंडर थियरिस्ट. उनकी जो पहचान है वो अमेरिकन फिलोसफर और जेंडर थियरिस्ट के रूप में. ये चीज आपको ध्यान में रखना है. Whose work has influenced political philosophy, ethics and the fields of third wave feminism. ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके वर्क ने किसको प्रभावित किया था. थर्ड वेव फेमिनिज्म को इनके वर्क ने प्रभावित किया था. थर्ड वेव फेमिनिज्म. तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि जूडिथ पामेला बटलर was born February 26, 1956, is an American philosopher and gender theorist whose work has influenced political philosophy, ethics, and the fields of थर्ड वेव फेमिनिज्म. थर्ड वेव फेमिनिज्म साथ ही साथ क्या है? क्वेयर थियरी. क्योंकि जो फेमिनिज्म है, ऐसा कहा जाता है कि फेमिनिज्म का फिफ्थ वेव चल रहा है और फेमिनिज्म से बहुत सारे वर्ड जुड़े हुए हैं. ब्लैक फेमिनिज्म के अलावा इफ यू आर द फॉलोअर ऑफ एनी रिलीजन तो उसके नाम पर है इस्लामिक फेमिनिज्म, हिंदू फेमिनिज्म, यू कैन से समथिंग दलित फेमिनिज्म, and even you can also see cyber feminism, इको फेमिनिज्म. फेमिनिज्म से जुड़ा हुआ बहुत सारा उसके आगे जो है शब्द जो उस क्लास की औरतों को जो आप एक एडजेक्टिव जोड़ते हैं या नाउन आप जोड़ते हैं तो उस क्लास की को रिफर करता. उनमें क्या आया फेमिनिज्म की वजह से जागृति, या यू कैन से कि how much they are aware, how much they are aware. So इनका जो वर्क है वो थर्ड वेव फेमिनिज्म को इन्फ्लुएंस करता है और क्वियर थियरी को. इन 1993 बटलर बिगैन टीचिंग. एक क्वेश्चन बन सकता है कि जूडिथ बटलर, जिनका पूरा नाम जूडिथ पामेला बटलर है, इन्होंने पढ़ाई या पढ़ाना या अपना करियर करना शुरू किया. अपना करियर 1993 में Butler began teaching at the University of California, Berkeley. University of California, Berkeley, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी. वी ऑल नो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्केली एक फेमस यूनिवर्सिटी है. तो 1993 में बटलर began teaching at the University of California, Berkeley, where they had served beginning in 1998 as a मैगजीन इलियट प्रोफेसर. और कौन सी प्रोफेसर चुनी गई है? मैगजीन इलियट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर एंड द प्रोग्राम ऑफ क्रिटिकल थियरी. जिस डिपार्टमेंट में उन्होंने सर्विंग किया और यहाँ तक और इसके अलावा वो एक प्रोफेसर भी रही, द मैगजीन इलियट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर एंड द प्रोग्राम ऑफ क्रिटिकल थियरी. They are also the Hannah Ardent Chair at the European Graduate School. ठीक है, अपनी जगह ये सारी चीजें, बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है. पामेला बटलर का पूरा नाम जूडिथ पामेला बटलर है. जन्म कब हुआ है? 24 फरवरी 1956 को हुआ है. अमेरिकन फिलोसफर और जेंडर थियरिस्ट है. जेंडर में जो इनका वर्क है जेंडर थियरिस्ट के रूप में, वो किसको प्रभावित करता है? थर्ड वेव फेमिनिज्म और क्वियर थियरी से प्रभावित करता है इनका वर्क. और 1993 में शी जस्ट स्टार्टेड हर करियर एज टीचर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्केली. इतना आपको ध्यान में रखना है. 1998 में उन्होंने कुछ अपनी सेवाएं दी है. कंपैरेटिव यू कैन से कि द मैगजीन इलियट प्रोफेसर
in the Department of Comparative Literature and the Program of Critical Theory। तो इस पेज में आपने इतना देखा जूडिथ बटलर का। सेम चीज आप वही एट अ ग्लांस में देखेंगे। जूडिथ पामेला बटलर, जन्म 24 फरवरी 1956। आज की डेट में भी जब ये आया था मैटर तो उनका एज 66 रहा है। और जो उनका जन्म हुआ है ओहियो यूएस में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। एजुकेशन कहाँ से हुई है? बेनिंगटन कॉलेज, ए यूनिवर्सिटी, बीए, एमए, पीएचडी। इसके अलावा हेडबर्ज यूनिवर्सिटी से भी रहा है। पार्टनर उनके वेंडी ब्राउन, मतलब बेटर हाफ इरा। वो 20 और 21st सेंचुरी को आज भी हम लोग काफी जो भी क्रिटिसिज्म खासकर जेंडर स्टडीज पे बात करेगा वो जूडिथ बटलर पे जरूर बात करेगा। रिलीजन क्या है? वेस्टर्न रिलीजन। किन किन स्कूल्स को उन्होंने प्रभावित किया है? कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी, थर्ड वेव फेमिनिज्म, क्वियर थियरी, परफॉर्मेटिव टर्म। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने किस किस स्कूल को प्रभावित किया। कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी, थर्ड वेव फेमिनिज्म, क्रिटिकल थियरी, परफॉर्मेटिव टर्म। इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से रहे हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्केली द यूरोपियन ग्रेजुएट स्कूल। डॉक्टोरल एडवाइजर का मतलब किसके अंडर में उन्होंने पीएचडी की थी? माउरिस नटांसन के अंडर में। माउरिस नटांसन उनके वो थे। बाकी उनका जो मेन इंटरेस्ट रहा फेमिनिस्ट थियरी, ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड, डिस्कोर्स, एम्बॉडीमेंट, सेक्सुअलिटी, जेंडर थियरी, जीविश फिलॉसफी, दिस थिंग्स यू सी। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि वी आर कवरिंग व्हाट वी आर कवरिंग जूडिथ पामेला बटलर। जन्म कहाँ हुआ है? अमेरिका में हुआ। कब हुआ है? 1956 में हुआ, 24 फरवरी को। और यूएस, ओहियो यूएस में हुआ है। फिर मैंने बताया एजुकेशन, बेनिंगटन कॉलेज, येल यूनिवर्सिटी और हेडेलबर्ग यूनिवर्सिटी। उनके अपने पार्टनर कौन रहे? वेंडी ब्राउन रहे। चिल्ड्रन उनको वन है। और इरा 20th और 21st सेंचुरी की वेल नोन फिलोसफर और क्रिटिक्स। रीजन वेस्टर्न फिलोसफी रहा। स्कूल कौन कौन से रहे हैं? कॉन्टिनेंटल फिलोसफी, थर्ड वेव फेमिनिज्म, क्रिटिकल थियरी, थियरी क्वियर थियरी, परफॉर्मेटिव टर्म, जिसमें एक इम्पोर्टेंट उनका हो रहा। इंस्टीट्यूशन जहाँ पे उन्होंने अपनी सेवाएं दी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, बर्कले, द यूरोपियन ग्रेजुएट स्कूल में, इन सारी जगहों पर। इसके अंडर में उन्होंने पीएचडी की है माउरिस नटांसन के अंडर में। मेन इंटरेस्ट उनका जो है ये सब जीविस फिलॉसफी, सेक्सुअलिटी, जेंडर थियरी, डिस्कोर्स, एम्बॉडीमेंट, ऑल दिस यू सी। अब उसके बाद आता है कि उनके नोटेबल आइडियाज कौन कौन से हैं। नोटेबल आइडियाज में हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि ये चीजें रही है। ये उनका कोर कॉन्सेप्ट रहा। जेंडर स्टडी का ये उनका कोर कॉन्सेप्ट था। कौन कौन सा? उन्होंने बताया कि जेंडर परफॉर्मेटिविटी एक शब्द उन्होंने कॉइन किया। क्रिटिसिज्म ऑफ द सेक्स जेंडर डिस्टिंक्शन। ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सेक्स जेंडर डिस्टिंक्शन और जेंडर परफॉर्मेटिविटी को लेकर के उन्होंने बात किया है। वो किससे किससे प्रभावित थी? एडार्नो से, अल्थ्यूजर से। अल्थ्यूजर एक बड़ा नाम है। साइमन दी बूवा से प्रभावित थी। देरेदा से प्रभावित, फूको से, हेगेल, हेडगर, इरिगेरी, इरिगेरे गेरे से, लकान से, अरबाक से, ये सब नीचे से लगभग इस बड़े क्रिटिक्स है तो ये सबसे लोग प्रभावित होंगे ही। इन्फ्लुएंस किसको उन्होंने प्रभावित किया? अहमद अहमद का मतलब एजाज अहमद करके क्रिटिक थे। एलन बार्ड, पूरा, फर्जी राइट, स्मिथ, स्टोन, स्ट्राइकर। लेकिन अहमद का नाम एक खास करके एजाज अहमद रहे हैं वो जो है एक क्रिटिक के रूप में। अब उसके बाद उनके वर्क को अभी तक हम लोगों ने बायोग्राफिकल स्टडी, कौन सी फिलोसफी, कौन सा थियरी, कौन सी चीजें रही हैं जिसको लेकर उन्होंने बात किया है। नाउ यू सी व्हाट बटलर इज बेस्ट नोन फॉर देयर बुक्स। बटलर को उनके अपने जूडिथ पामेला बटलर को उनके अपने बुक्स के लिए जाना जाता है। और वो इसके लिए उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स रहा है जेंडर ट्रबल, फेमिनिज्म एंड द सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी। जेंडर ट्रबल, फेमिनिज्म एंड द सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी, 1990।
मेरा नो क्या आवाज मेरी जा रही है? मानवी और जागृति के लिए आवाज नहीं जा रही है? यू कैन ड्रॉप योर मैसेज। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बहुत। या वॉइस क्लियर है सर। वॉइस क्लियर? ओके ओके ओके। Actually, Mansi was writing. Yes, someone has written कि she is not getting my voice. सो आई वाज टेलिंग यू कि जो जूडिथ बटलर है उनका जो सबसे ग्रेट वर्क है वो क्या है? जेंडर ट्रबल, फेमिनिज्म एंड द सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी, 1990 में आया है। और उसके बाद दूसरा एक वर्क है बॉडीज दैट मैटर ऑन द डिस्कर्सिव लिमिट्स ऑफ सेक्स, बॉडीज दैट मैटर ऑन द डिस्कर्सिव लिमिट ऑफ सेक्स, उनका दूसरा वर्क रहा है। in which they challenge conventional notions of gender। उन्होंने इसमें किस पर बात की है? जो एक पारंपरिक डिफिनेशन है जेंडर का उसको लेकर के, एंड डेवलप देयर थियरी ऑफ जेंडर परफॉर्मेटिविटी। और उन्होंने जेंडर परफॉर्मेटिविटी की अपनी थियरी डेवलप की है। ये एक चीज रहा इन दोनों बुक्स में। दोनों बुक्स का क्या नाम है? जेंडर ट्रबल, फेमिनिज्म एंड द सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी, 1990। दूसरा उनका जो बुक है बॉडीज दैट मैटर कोलन ऑन द डिस्कर्सिव लिमिट्स ऑफ सेक्स, 1993, जिसमें उन्होंने क्या किया हुआ जो कन्वेंशनल नोशंस है जेंडर का और उसको उन्होंने चैलेंज किया है। एंड शी हैज डेवलप्ड हर ओन थियरी जेंडर परफॉर्मेटिविटी। उनका ये कहना है कि जो जेंडर है परफॉर्मेंस पर आधारित है। दिस थियरी हैज हैड अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन फेमिनिस्ट एंड क्वियर रिलेशनशिप। उनका जो थियरी है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर है? फेमिनिस्ट एंड क्वियर थियरी। आई जस्ट वांट टू नो कि फेमिनिज्म पे उन्होंने कौन से थियरी का जो फेमिनिज्म के किस वेव को उन्होंने प्रभावित किया? विच वेव शी इन्फ्लुएंस्ड? विच वेव ऑफ फेमिनिज्म शी इन्फ्लुएंस्ड? या थर्ड वेव? जागृति इज राइटिंग यस। फेमिनिज्म का उन्होंने कौन सा वेव इन्फ्लुएंस किया? थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। तो ये अभी मैंने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था बी एक्टिव, बी एक्टिव। उन्होंने थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म को इन्फ्लुएंस किया हुआ और क्वियर थियरी को। Their work is often studied and debated in film studies courses emphasizing gender studies and performativity in discourse. Butler has spoken on many contemporary political issues, including Israeli politics and in support of LGBT rights. LGBT ये शॉर्ट फॉर्म एक्रोनिम में पूछा जा चुका है। एल से लेस्बियन, जी से गे, बी से बाइसेक्सुअल, टी से ट्रांसजेंडर। देन यू कम टू नो कि एक एट अ ग्लांस में मैंने लिया है कि थोड़ा थोड़ा मैं उनके वर्क के बारे में आपको बता दूं। उनके वर्क में क्या क्या आप देखते हैं। एक उनका वर्क है परफॉर्मेटिव एक्ट्स एंड जेंडर कॉन्स्टिट्यूशन, 1998 में आया। ये क्या उनका वर्क है? एक उनका एसे है परफॉर्मेटिव एक्ट्स एंड जेंडर कॉन्स्टिट्यूशन। इन द एसे performative acts and gender constitution, an essay in phenomenology and feminist theory। ये एक ऐसे है परफॉर्मेटिव एक्ट्स एंड जेंडर कॉन्स्टिट्यूशन कोलन एंड ऐसे इन फिनोमिनोलॉजी एंड फेमिनिस्ट थियरी। जूडिथ बटलर प्रपोजेस दैट जेंडर इज परफॉर्मेटिव। अगर ये क्वेश्चन आता है कि किस ऐसे में जूडिथ बटलर ने कहा है कि जेंडर परफॉर्मेटिव है, तो वो किसमें कहा? परफॉर्मेटिव एक्ट्स एंड जेंडर कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड कि उन्होंने किस वर्क में ये कहा है कि जेंडर परफॉर्मेटिव है, तो उन्होंने अपने क्रिटिकल एसे परफॉर्मेटिव एक्ट्स एंड जेंडर कॉन्स्टिट्यूशन एंड एसे इन फिनोमिनोलॉजी एंड फेमिनिस्ट थियरी इन्होंने कब कहा है? 1988 में। आई जस्ट वांट टू हियर फ्रॉम यू कि उनके एसे का क्या नाम है? इन विच एसे ही शी सेड दैट जेंडर इज परफॉर्मेटिव? इन विच एसे शी सेड? या you can unmute and give me answer. Performative acts and gender constitution.
performative acts and gender constitution. It's a critical 1980. essay which 1980. It's a critical essay in which 1988. he says, yeah, in 1988. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन्होंने कहा जेंडर इज परफॉर्मेटिव। क्यों? बिकॉज जेंडर आइडेंटिटी इज स्टैब्लिश थ्रू बिहेवियर। जो जेंडर आइडेंटिटी है ये बिहेवियर से स्टैब्लिश होता है। देर इज अ पॉसिबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंट जेंडर्स वाया डिफरेंट बिहेवियर्स। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो जेंडर है वो कैसे जुड़ा है हमारी और आपकी लाइफ से। ये चीज उन्होंने बताया कि इसमें परफॉर्मेटिव एक्ट्स एंड जेंडर कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा किताब उनका जेंडर ट्रबल, जो मेन आर्टिकल जेंडर ट्रबल उनका था 1990 में आया था। परफॉर्मेटिव एक्ट्स एंड जेंडर कॉन्स्टिट्यूशन 1988 में। इसका क्रोनोलॉजी भी आपको ध्यान में रखना है। जेंडर ट्रबल पूरी जो किताब है उसका पूरा टाइटल है जेंडर ट्रबल फेमिनिज्म एंड द सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी। दिस इज द टाइटल। Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity was first published in 1990। पहली बार 1990 में पब्लिश हुआ था। सेलिंग ओवर 1 लाख कॉपीज, और पहली बार में 1 लाख कॉपी बिक गई थी इंटरनेशनली इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। कई लैंग्वेजेस में इस ट्रांसलेट हुआ। देन यू कम टू नो कि जेंडर ट्रबल डिस्कसेस, जो जेंडर ट्रबल है इसमें तमाम क्रिटिक्स के वर्क्स को डिस्कस किया गया। सिगमंड फ्रायड, सिमोन दी बुआ, जूलिया क्रिस्टीवा, जैक्स लकान, लुइस इरिग्री, मोनिक विटिंग, जैक्स देरिडा, मिशेल फूको, ये सारे क्रिटिक्स का नाम आपको ध्यान में रखना है। इन जेंडर ट्रबल शी डिस्कसेस द वर्क्स ऑफ दीज क्रिटिक्स, सिगमंड फ्रायड, सिमोन दी बुआ, जूलिया क्रिस्टीवा, जैक्स लकान, लुइस इरिग्री, मोनिक विटिंग, जैक्स देरिडा, ऑल दीज मींस क्रिटिक्स यू हैव टू रिमेंबर। जेंडर ट्रबल में, जेंडर ट्रबल जो उनका किताब है पूरा टाइटल उसका क्या नाम है? फेमिनिज्म एंड द सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी। इट केम इन 1990। और जिस क्रिटिकल उसे ऐसे में उन्होंने कहा जेंडर इज परफॉर्मेटिव, वो जो है आपका क्या है, उस क्रिटिकल ऐसे का नाम परफॉर्मेटिव एक्ट्स एंड जेंडर कॉन्स्टिट्यूशन 1988 में आई है। अब जो जेंडर ट्रबल बुक है उसका सेकेंड पैसेज में जो दिया गया है इस स्क्रीन पर, उन्होंने इसमें क्या बताया? बटलर ऑफर्स अ क्रिटिक ऑफ द टर्म्स जेंडर एंड सेक्स। उन्होंने दो शब्दों का यूज किया। जेंडर अलग चीज है, सेक्स अलग चीज है। जेंडर हमारा क्या है? इट्स आर कल्चरल एंड सोशल आइडेंटिटी। इट्स द जेंडर इज कंस्ट्रक्टेड। जेंडर इज नॉट, यू कैन से कि इट्स नॉट द गिफ्ट ऑफ गॉड, इट हैज नॉट बीन गिवन बाय गॉड, बल्कि जेंडर हैज बीन क्रिएटेड बाय द सोसाइटी इन विच वी लिव। जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, यह एक सामाजिक संरचना है। और जो सेक्स है ये हमारा बायोलॉजिकल आइडेंटिटी। उन्होंने इस पे अच्छे ढंग से बात किया है। Butler offers a critique of the terms gender and sex as they have been used by feminists. Butler argues that feminism made a mistake in trying to make women a discrete, a historical group with common characteristics. These things, यहाँ पे आपको इतना नहीं, जितना ये बताया गया इतना चीजें आपको समझना है कि जेंडर ट्रबल में इन्होंने ये सब चीजों पे बात किया हुआ है। नेक्स्ट उनकी ये किताब वही जेंडर ट्रबल को ही लेकर के है। ये पेज वही है, फाइनली इसमें अलग से कुछ नहीं है। वही बातें यहाँ पर भी उन्होंने किया हुआ है कि हाँ क्या क्या चीज है। और नेक्स्ट टू टेल यू हियर कि एक उनका वर्क है जो उन्होंने एक बताया है, एक लाइन है, मैं बटलर बिलीव्स दैट, यहाँ से बटलर बिलीव दैट feminists should not try to define women, and they also believe that feminists should focus on providing an account of how power functions and shapes our understanding of womanhood, not only in the society at large but also within the feminist movement। ये आपको लाइन लर्न करना पड़ेगा। बटलर का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जूडिथ बटलर क्या कहती है? जूडिथ बटलर कहती है कि जो फेमिनिस्ट क्रिटिक है, जो स्त्रीवादी आंदोलन से जुड़े हुए स्त्रियों के अधिकारों की बात करते हैं, शुड नॉट ट्राई टू डिफाइन वुमन। उन्हें उन्हें वुमन को डिफाइन नहीं करना चाहिए। वुमन जैसी है वो वैसी ही है। एंड दे आल्सो बिलीव दैट, और ये भी कहना है, we should focus on providing an account of how power functions and shape our understanding। फेमिनिस्ट को, जो फेमिनिस्ट क्रिटिक है,
स्त्रीवादी आंदोलन से जुड़ी हुई जो क्रिटिक्स हैं, उनको केवल एक चीज पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे पावर फंक्शन करता है। जो लोग सत्ता में हैं, वे कैसे चीजों को नियंत्रण करते हैं, कैसे किसी को डिफाइन करते हैं, कैसे किसी को हाशिए पर ले जाते हैं, कैसे किसी को मेन स्ट्रीम में लाते हैं। ये सारा खेल किसके द्वारा होता है? दोज हु आर इन पावर, दोज हु आर इन सेंटर। और कैसे वुमनहुड को डिसाइड डिफाइन किया जाता है कि अगर वुमन है तो उसके अंदर वुमनहुड होना चाहिए, नारी है तो उसके अंदर नारी तो झलकना चाहिए, माँ है तो उसके अंदर ममता ममत्व होना चाहिए, वुमनहुड, सिस्टरहुड, ऑल दीस थिंग, तमाम तरह ये चीज नजर आना चाहिए कि उनका काम केयरिंग है, नर्चरिंग है, बेबी का ब्रॉटअप करना है, पूरा किचन संभालना, ये सब उसमें होना चाहिए। करुणा, दया, कमजोर, आंसू, all these things you can just see कि that comes in the account of woman। तो उन्होंने बताया कि ये सब वेल प्लानिंग के साथ डिफाइन किया जाता है, लिटरेचर के थ्रू, मीडिया के थ्रू, मूवीज के थ्रू, आर्ट्स के थ्रू, इन सब तमाम तमाम ढंग से इसको डिफाइन किया जाता है। यू सी, ये बात किसका, ये बात दैट इज कि जूडिथ बटलर ने ये बात कही। फाइनली बटलर एम्स टू ब्रेक द सपोज लिंक्स बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। जो सेक्स और जेंडर के बीच का जो लिंक है, वह ट्रेडिशनल जो चीजें उसको भी वो तोड़ती है कि दोनों पे एक नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इस तरह की चीजें पर भी वो बात करती है। और उनका जो वर्क है, खासकर परफॉर्मेंस, ये सब चीजें, ये नहीं कहा जा सकता कि ये पूरा क्लियर थियरी का फाउंडेशन है, नो नॉट एट ऑल, लेकिन काफी हद तक उन्होंने प्रभावित किया। फिर उनकी किताब है इमिटेशन एंड जेंडर इन सबऑर्डिनेशन। जो बटलर का कंट्रीब्यूशन है, खास करके बटलर्स कंट्रीब्यूशन टू इनसाइड और आउट, इनसाइड और आउट मींस लेस्बियन थियरीज, गे थियरीज, is a collection of writings of gay and lesbian social theorists. Butler argues that no transparent revelation is afforded by the terms gay or lesbian, yet there is a political imperative to do so. Butler implies the concept of play, performance, drag, and imitation to describe the formation of gender and sexuality as continually created subjectivities, always at risk of dissolution from non-performance। तो एक उनका किताब है इमिटेशन एंड जेंडर ट्रबल, जो 1991 में आई हुई है। और इसमें उन्होंने किसको लेकर के बात की हुई है? गे थियरीज को, लेस्बियन स्टडीज को लेकर के बात की है। और उन्होंने बताया कि दो चीजें, एक होता है परफॉर्मेंस, एक होता है नॉन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में एक उम्मीद की जाती है कि औरत होने के नाते आपको ये परफॉर्म करना है, ये काम करने हैं। पुरुष होने के नाते ये काम करने हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आप ये कपड़ा पहनेंगे, अगर आप औरत हैं तो आप इस तरह ये कपड़ा पहनेंगे, बाल आप ऐसे रखेंगे, ऐसे चलेंगे। अगर वो परफॉर्मेंस आप में नहीं आ पाता है और आप इन बिटवीन होते हैं, तो आपको जो है क्या होगा कि वो नॉन परफॉर्मेंस की कैटेगरी में रख करके आपको कर देंगे इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। जैसे इफ यू आर इन जॉब एंड यू आर नॉट डूइंग वेरी वेल विद, मीन्स अगर आप यू आर नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई योर एम्प्लॉयर, तो आपको क्या कर दिया जाता है? यू आर नॉट फिट फॉर दैट जॉब, एंड देयर इज व्हाट, देयर इज अ लेटर इज इशूड फ्रॉम द साइड ऑफ द एम्प्लॉयर, एंड देयर इज कि वॉलंटियर रिटायरमेंट, या जो है उनको जानबूझ करके जबरदस्ती मैंडेटरी रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट आपको दे दिया जाता है। तो ऐसी सोसाइटी ने परफॉर्मेंस का कैटेगरी बनाया कि बीइंग अ वुमन यू हैव टू परफॉर्म दिस, बीइंग अ मैन यू हैव टू परफॉर्म दिस। अगर मैन और वुमन के अलावा जो और लोग हैं, अगर वे वैसा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, तो हम नॉन परफॉर्मेंस में, आपको या तो मैन बन करके सोसाइटी में रहना है, या तो वुमन बन करके, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है कि आप रह सकते हैं। जब लोग जूडिथ बटलर जैसे लोग उस समय से बात करते थे, देयर इज नो कॉन्सेप्ट कि यू विल से कि आई एम गे तो सोसाइटी हमको स्वीकार कर लेगी। देयर इज नो कॉन्सेप्ट यू विल से दैट आई एम लेस्बियन तो सोसाइटी आपको स्वीकार कर लेगी। इफ यू से नो आई एम ट्रांसजेंडर तो सोसाइटी स्वीकार कर। ये 21वीं शताब्दी में एक्सेप्टेंस मिल रहा, थोड़ा 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 करके, बट बहुत सारा आज भी जो है वो क्या है, हाशिए पर है। नेक्स्ट वर्क है बॉडीज दैट मैटर। ये कब आया है? 1993। ये सब क्रोनोलॉजी आपको तैयार करना पड़ेगा कि क्या है उनका किताब का, कब आया है। बॉडीज दैट मैटर on the discursive limits of sex seeks to clear up readings and supposed misreadings of performativity। इसमें उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि बहुत सारी चीजें हैं जो परफॉर्मेटिविटी
वो देख करके उसकी रीडिंग और मिस रीडिंग की जाती है। तुम ये काम कर सकती हो, तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे बस में नहीं है। Often we find this particular statement. तो उन्होंने कहा bodies that matter are the discursive limits of sex seeks to clear up readings and supposed misreadings. You can do and you can't do. खासकर performative that view the enactment of sex gender as a daily choice, better emphasize the role of repetition in performativity, making use of Derrida's theory of iterability, which is a form of citationality. शी जस्ट टेल्स कि देरेदा का कॉन्सेप्ट उन्होंने लिया इतरेबिलिटी साइटेशनैलिटी का एक फॉर्म है। आई जस्ट वांट टू से कि कुल मिला के इसमें ये बताया गया कि जब आप कोई खांचा तैयार करते हैं, किसी को किसी में बांटते हैं, तो बांटना किसके आधार पे होता है? उसके वर्क को, उसके कल्चर को, उसके परफॉर्मेंस को देख करके वो सब चीजें होती है। तो उन्होंने बताया कि ये जो बॉडी है, इस बॉडी से उम्मीद की जाती है कि यू हैव टू परफॉर्म सच टाइप ऑफ वर्क, यू हैव टू परफॉर्म सच टाइप ऑफ थिंग। बॉडीज दैट मैटर, वही सेम चीज यहाँ पे बॉडीज दैट मैटर कुछ अलग से नहीं है, वो अभी मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। एक उनका स्पीच रहा, इन एक्साइटेबल स्पीच अ पॉलिटिक्स ऑफ द परफॉर्मेटिव बटलर सर्वेज द प्रॉब्लम्स ऑफ हेट स्पीच। इस किताब में उन्होंने पूरा एक सर्वे किया कि कैसे हेट स्पीच बोला जाता है, कैसे जो है अगर आप उस कैटेगरी में नहीं फॉल होते हैं, इफ यू से दैट यू आर गे, इफ यू से दैट यू आर लेस्बियन, तो आपके खिलाफ एक पूरी जमात खड़ी होगी और वह जमात क्या करेगी? स्टेटमेंट देगी, हेट स्पीच पे बात करेगी, तो मेनी इश्यूज आपके सामने आएगा। तो एक हेट स्पीच पूरा तैयार किया जाएगा मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, और फिर आहिस्ता 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 ग्रेजुअली क्या होगा, आपको एकदम से किनारे लगा दिया जाएगा। दिस थिंग टू बी सेम। तो इन एक्साइटेबल स्पीच अ पॉलिटिक्स ऑफ द परफॉर्मेटिव but surveys the problems of hate speech and censorship. They argue that censorship is difficult to evaluate and that in some cases it may be useful or even necessary, while in others it may be worse than tolerant. यानी कि एक वर्ड है सेंसरशिप की, सेंसर बोर्ड ने कैंची चला दी। अब अगर सेंसर बोर्ड ने कैंची चला दी तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सोसाइटी के लिए जरूरत की चीजें होंगी और उस पर बहस की जानी चाहिए, बात की जानी चाहिए, लेकिन सोसाइटी में जो लोग सत्ता में है, जिनके हाथ में वो कैंची सेंसर बोर्ड की है, हो सकता है कि वो एक क्लास की आवाज को ना सुने और उनको किनारे लगाने के लिए उस चीज को कट कर दे। तो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने बताया, कहाँ पे एक्साइटेबल स्पीच ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ द परफॉर्मेटिव, इसमें उन्होंने इस पे बात किया। देन यू कम टू नो, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रिकेरियस लाइफ 2004 में उनका वर्क है, प्रिकेरियस लाइफ द पावर ऑफ मॉर्निंग एंड वायलेंस ओपन अ न्यू लाइन इन जुडिथ बटलर वर्क दैट हैज had a great impact on their subsequent thoughts, especially on books like Frames of War, When is Life Grievable, or Notes Towards a Performative Theory of Assembly। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा नहीं, बस इनका एक किताब का नाम ध्यान में रखना, प्रिकेरियस लाइफ 2004 में आई हुई है। देन यू कम टू नो अनडूइंग जेंडर, ये भी अनडूइंग जेंडर भी 2004 में आई है। अनडूइंग जेंडर, इसमें उन्होंने अनडूइंग जेंडर कलेक्ट्स बटलर्स रिफ्लेक्शन ऑन जेंडर, इसमें उन्होंने क्या बात किया? दो तीन चीजों पे बात किया हुआ है। उन्होंने जेंडर पे बात किया, सेक्स पे बात किया, सेक्सुअलिटी पे बात किया, साइको एनालिसिस एंड द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द इंटरसेक्स पीपल को लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। एक किताब आपको ध्यान में रखना कि अनडूइंग जेंडर 2004 में उनकी किताब आई हुई है, जिसमें उन्होंने किस पे? जेंडर को लेके, सेक्स को लेके, सेक्सुअलिटी को लेके, साइको एनालिसिस एंड द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरसेक्स पीपल फॉर अ मोर जनरल रीडरशिप देन मेनी ऑफ देयर बुक्स, इस पर उन्होंने बात की है। और इसके अलावा उन्होंने बताया, एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि बटलर revisits and refines their notion of performativity and focuses on the question of undoing restrictively normative conceptions of sexual and gendered life। उन्होंने बताया कि हमारी लाइफ दो होती है, सेक्सुअल लाइफ और जेंडर लाइफ। सेक्सुअल लाइफ वो है जो नेचुरल है, जो बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है, मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ईश्वर ने मुझे इस रूप में बनाया है। लेकिन जो है, जो जेंडर्ड लाइफ है, वह कंस्ट्रक्टेड है, किसके द्वारा? सोसाइटी के द्वारा। और हम कौन सा जीवन जीते हैं? कंस्ट्रक्टेड लाइफ जो सोसाइटी ने तैयार किया है, जिसे जेंडर हो गया,
या सेक्सुअल लाइफ हम जीते, दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जिस पे उन्होंने बात किया हुआ है। गिविंग एन अकाउंट ऑफ वन सेल्फ 2005 में किताब उनकी आई है। इन गिविंग एन अकाउंट ऑफ वन सेल्फ बटलर डेवलप्स एन एथिक्स बेस्ड, इसमें उन्होंने एथिकली कुछ बातें की है कि कैसे जो है एथिक्स को लेकर के, मोरालिटी को लेकर के किस तरह के वर्ड गढ़े जाते हैं, कैसी चीजों को लाया जाता है। In giving an account of oneself, Butler develops an ethics based on the opacity of the subject to itself. In other words, the limits of self-knowledge, primarily borrowing from Theodore Adorno, Michel Foucault, Friedrich Nietzsche, Jean Laplanche, एड्रियाना कावारी, ऑल दीज थिंग्स यू सी, तो ये सब चीजें उसमें उन्होंने बताया हुआ है। इसका किताब का नाम अकेले आपको ध्यान में रखना है। द लास्ट स्लाइड में नोट्स टूवर्ड्स अ परफॉर्मेटिव थियरी असेंबली 2015 में, द फोर्स ऑफ नॉन वायलेंस 2020 में आई हुई है। तो ये सारा का सारा तो आपको किताब का नाम ध्यान में रखना। जो मेन वर्क है उनका वो क्या रहा है, जेंडर ट्रबल पे जो बात की गई है, जेंडर परफॉर्मेटिविटी को जो लेकर के बात की गई है, डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर को जो लेकर के बात की गई है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। 2015 में जो किताब नोट्स टूवर्ड्स अ परफॉर्मेटिव थियरी ऑफ असेंबली, इन नोट्स टूवर्ड्स अ परफॉर्मेटिव थियरी ऑफ असेंबली बटलर डिस्कसेस द पावर ऑफ पब्लिक गैदरिंग्स का जो पावर है उसको, कंसीडरिंग व्हाट दे सिग्निफाई एंड हाउ दे वर्क, दे यूज दिस फ्रेमवर्क टू एनालाइज द पावर एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोटेस्ट सच एज द ब्लैक लाइव्स मैटर्स protest regarding the deaths of मिशेल ब्राउन एंड इरिक गार्नर। 2014 में जो है क्या किया गया था, मिशेल ब्राउन और इरिक गार्नर जो ब्लैक थे, इनका डेथ हो गई थी, इनका हत्या हो गई थी। तो अमेरिका के जो ब्लैक पीपल थे वे सड़क पे आ गए थे, उनकी प्रदर्शन से गवर्नमेंट वहां की काफी कुछ जो है अपने आप को डैमेज कंट्रोल में आई हुई थी। तो उन्होंने ये बात बताई कि ब्लैक वाई लाइव्स मैटर, ये भी बहुत चीजें और पार गैदरिंग का, जब पब्लिक गैदरिंग, जब किसी भी काम को कराने के लिए अगर पे आ जाती है तो वो बहुत बड़ा होता है। जैसे दिल्ली में अगर आपको याद होगा कि आई एम जस्ट मिसिंग उसका बच्ची का नाम जो है, जिसकी वजह से जब अन्ना आंदोलन चला तो पूरा का पूरा सरकार जो कांग्रेस सरकार ही 2014 में चली गई। वो एक मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट था, वो पब्लिक गैदरिंग का असर था। तो ऐसे ही किसी भी चीज को अगर आपको जो हाशिए पर है उनको मेन स्ट्रीम में लाना है तो उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, उनकी आवाज से आवाज मिलानी पड़ेगी। दैट इज पब्लिक गैदरिंग का उनका कॉन्सेप्ट रहा है कि हाँ पब्लिक गैदरिंग कितना मायने रखती किसी भी चीज में। द फोर्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड एथिको पॉलिटिकल ब्लाइंड बटलर कनेक्ट द आइडियोलॉजीज ऑफ नॉन वायलेंस। उसमें उन्होंने कहा कि आइडियोलॉजीज ऑफ नॉन वायलेंस बहुत जरूरी है और पॉलिटिकल स्ट्रगल किसके लिए, सोशल इक्वालिटी के लिए, समाज में इक्वालिटी होना चाहिए। और जरूरी नहीं कि इक्वालिटी लाने के लिए हम हिंसा का सहारा लें, नॉन वायलेंस जो गांधीयन कॉन्सेप्ट है उस पर भी हमें बात करनी चाहिए। सो दीज वर द पॉइंट जो मैंने डिस्कस किए। मैं एक बार फिर से स्लाइड्स को बैक करता हूँ इस पेज पे, द फोर्स ऑफ नॉन वायलेंस 2020 में, नोट्स टूवर्ड्स अ परफॉर्मेटिव थियरी ऑफ असेंबली 2015 में, गिविंग एन अकाउंट ऑफ वनसेल्फ 2005 में, अनडूइंग जेंडर 2004 में, देन यू सी प्रिकेरियस लाइफ 2004 में, एक्साइटेबल स्पीच ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ द परफॉर्मेटिव, इस पे उन्होंने बात किया है, बॉडीज दैट मैटर 1993 में। बाकी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इमिटेशन ऑफ जेंडर इन सबऑर्डिनेशन 1991 में, जेंडर ट्रबल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क उनका रहा है, जेंडर ट्रबल का, इस पे ये सब उनका वर्क 1990 में। देन यू सी परफॉर्मेटिव एक्ट्स एंड जेंडर कॉन्स्टिट्यूशन 1988 में, हियर यू सी जेंडर ट्रबल, और ये सब उनके ग्राफिकल स्टडी का हिस्सा। देन यू सी ये सारी, तो 12 स्लाइड्स में मैंने बात किया था एंड आई होप कि यू गॉट काफी इंफॉर्मेशन आपको मिला। यू केम टू नो अबाउट सेक्स जेंडर डिस्टिंक्शन, यू केम टू नो अबाउट कि जूडिथ पामेला बटलर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, परफॉर्मेटिविटी से जुड़ा हुआ है। एंड यू आल्सो केम टू नो जेंडर ट्रबल थर्ड वेव फेमिनिज्म को कैसे प्रभावित करती है। होप यू हैव एंजॉयड, वी विल मीट टू